एंटोनियो को अपने परिवार की सहायता के लिए बचपन में ही खुद बाहर जाकर काम करना पड़ा और इस तरह उनकी प्रारंभिक शिक्षा में रुकावट आ गई। उनकी पढ़ाई तभी दोबारा शुरू हो सकी जब फ्रांचेस्को को जेल से रिहाई मिली और उन्होंने अपने परिवार को एक हद तक आर्थिक स्थिरता प्रदान की। अपनी पढ़ाई में मेहनत करने के साथ ही इस दौर में एंटोनियो ग्राम्शी की राजनीतिक चेतना भी विकसित हुई। सन 1906 में सार्डिनिया में कामगारों के सामाजिक आंदोलन की एक लहर उठ खड़ी हुई, जिसमें वह अपने जीवन के लिए बेहतर परिस्थितियों की मांग कर रहे थे। इन आंदोलनों को न्यायिक रूप से तो दबाया ही गया, पर साथ ही इटली की सेना ने भी इन्हें हिंसक रूप से कुचला, जिसमें कई जानें भी गईं। इस दमन से सार्डिनिया की जनता के बीच सार्डिनियाई राष्ट्रवाद की एक तीव्र भावना जागृत हो गई, जिसमें एंटोनियो भी शामिल थे। इसी दौरान एंटोनियो के बड़े भाई जेनारो ने एंटोनियो को समाजवादी राजनीतिक पर्चे भेजने शुरू कर दिए थे। जेनारो इटली के ट्यूरिन शहर में सेना में काम करते हुए एक कट्टर समाजवादी बन चुके थे। इन समाजवादी पर्चों ने एंटोनियो को सार्डिनियाई राष्ट्रवाद से अलग एक दूसरा राजनीतिक दृष्टिकोण भी दिया। इन शुरुआती दिनों में एंटोनियो को स्कूली पढ़ाई में कठोर परिश्रम का फल मिला और उन्होंने सन 1908 में एक परीक्षा पास कर कैग्लियारी के उच्च विद्यालय में प्रवेश किया। कैग्लियारी में वह अपने बड़े भाई जेनारो के पास रहे। होयर और स्मिथ ने ग्राम्शी के एक विस्तृत जीवन परिचय में उनके स्कूली दिनों के एक दुर्लभ निबंध का जिक्र किया है। इस निबंध में देखा जा सकता है कि अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान ही ग्राम्शी का राजनीतिक दृष्टिकोण सार्डिनियाई राष्ट्रवाद से आगे बढ़ चुका था और वह अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थक और उपनिवेशवाद विरोधी बन चुके थे। होयर और स्मिथ लिखते हैं कि ग्राम्शी चीन में यूरोपीय उपनिवेशवाद का उतना ही तीव्रता से विरोध करते थे जितनी जोर से वह सार्डिनिया में इटली की उपस्थिति के खिलाफ अपने स्कूली दिनों का प्रचलित नारा लगाते थे, इन बाहरी लोगों को समंदर में फेंक दो। यह साफ था कि ग्राम्शी ने बहुत छोटी ही उम्र से यह समझ लिया था कि दुनिया के एक हिस्से में दमन और उपनिवेशवाद से पीड़ित लोगों की व्यथा दुनिया के दूसरे हिस्से के पीड़ितों की व्यथा से अलग नहीं थी।